4, 3, 2, 1। हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास के लिए जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 मार्क्स और 5 मार्क्स वाले होंगे। जो 2 मार्क्स वाले केमिस्ट्री के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड का पेपर जो है अब नजदीक आ गया है। और बिहार बोर्ड ही क्या है, सभी स्टेट बोर्ड का पेपर जो है नजदीक हो गया है। तो परीक्षा देने वाले सभी विद्यार्थी जो इस साल 2024 में टेस्ट देने वाले हैं, तो वो इस वीडियो को जरूर देखेंगे। वीडियो में हमने टोटल 14 क्वेश्चन को कवर किए हैं। और जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, तो जितने भी चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 16 तक जितने भी आपके एनसीईआरटी के टॉपिक हैं, उन सभी टॉपिक से क्वेश्चन दिए गए हैं, ताकि आपका हर एक चैप्टर का रिवीजन अच्छे से हो सके। इस सीरीज का ये पार्ट 1 वीडियो है, और इस सीरीज में टोटल 3 वीडियो आपको रखेंगे सब्जेक्टिव केमिस्ट्री के लिए। और इसमें एक एक क्वेश्चन के पीछे से और किस तरह से बिहार बोर्ड में क्वेश्चन बन सकता है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, पेशेंस बनाकर देखिएगा, और वीडियो को हो सके तो 2-3 बार देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें जानकारी जो होगी, आपको जो क्वेश्चन के अंदर की जानकारी क्या क्या पूछ सकता है, कैसे पूछ सकता है, वो सब बताया जाएगा। पहला क्वेश्चन से चालू करते हैं कि एक एरोसोल का उदाहरण है। कई बार ऐसा होगा, ये क्वेश्चन तो आपको हिंदी और इंग्लिश में एरोसोल दोनों में सेम ही होता है। तो ये कोलाइड को लेकर पूछा गया है कि कोलाइड, वैसा कोलाइड बताइए जिसमें एयर हो। एयर कहने का मतलब गैस हो, और साथ में अगर गैस में कोई मिला हुआ है, सॉल्व जैसे कि धूल कण हो गया, सॉल्व माने सॉलिड से संबंधित है, तो गैस हो और ठोस हो, तो उसको एरोसोल कहा जाएगा। और इसके उदाहरण को पूछा गया है कि क्या क्या इसके उदाहरण हो सकते हैं। तो जैसे धुंध हो गया, धुंध जो होता है गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, और उसमें कार्बन के भी कण मिले होते हैं। तो धुआं हो गया, धुंध हो गया, धुंध में जो होते हैं जल के कण होते हैं, और भी धूल कण होते हैं। तो ये धुंध हो गया, धूल हो गया, ये प्रदूषण वाली जो हवाएं होती हैं, धुआं हो गया, ये सभी किसके एग्जाम्पल हो गए? एरोसोल के। समझ में आया? इस तरफ इस पे जो होगा, जैसे एरोसोल के उदाहरण पूछा गया, इस पे और क्वेश्चन जो हो सकता है कि सॉल के उदाहरण आपको पूछ सकता है सवाल में। ठीक है, तो आपको मेन कोलाइड में 2 ठो एग्जाम्पल आपको सेट ध्यान रखना है। एक एरोसोल का एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, और दूसरा सॉल का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि धातु कर्म क्या है। तो अगर धातु कर्म पूछ रहा है, तो अगर कोई भी अयस्क होता है, तो अयस्क से धातु को निकालना या प्राप्त करने की प्रक्रिया को, और फिर उस धातु जो प्राप्त होगा उसको शोधन करना, इस पूरी प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? धातु कर्म कहा जाता है। कहने का मतलब कि जो भी आप धातु यूज करते हैं, जैसे लोहा हो गया, चांदी, सोना, गहना खूब पहन रहे हैं एकदम, तो ये सभी जो धातु होते हैं, पहले धरती से अयस्क के से प्राप्त किया जाता है। तो पहले क्या होगा, ये कई चरणों में जो होंगे, जैसे कि लोहा ही हो गया, तो पहले इसके अयस्क होंगे, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। उन अयस्कों का पहले क्या किया जाएगा? शोधन किया जाएगा। अलग अलग स्टेप में शोधन करके तब जाके धातु को प्राप्त किया जाता है। फिर वो धातु प्राप्त हो जाएगा, तो उसका सीट बनाया जाएगा। अलग अलग चीज, जिसको गेट बनाना है, चाहे जो भी आपको बनाना है, वो चीज क्या किया जाता है? बनाया जाता है। तो ये अयस्क है, जिससे हम निकाल कर अलग अलग चरण में जब पूरे धातु को निर्माण कर रहे हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया को कहा जाता है धातु कर्म। ठीक है, और इस चैप्टर से एक और क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव बहुत ज्यादा फेमस होते हैं बनता है, वो बनता है निस्तापन और भर्जन में अंतर। एक सब्जेक्टिव वीडियो और आप लोग को हम कमेंट में कर देंगे, उसका लिंक डाल देंगे, वो वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा। उसमें टोटल आप लोगों को 24 क्वेश्चन कराया गया है, तो वो क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको भी देख लीजिएगा। हम कमेंट में, पिन कमेंट में उसको डाल देंगे, और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे देंगे, जरूर देख लीजिएगा। और इस वीडियो में अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक भी कर दीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए। अकेले अकेले मत मजा लीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में जो पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि वर्ग 15 के तत्व, ये जो है वर्ग 15 यानी पी ब्लॉक हो गया, के तत्वों में हाइड्राइड में किसका क्वथनांक न्यूनतम होता है। तो आंसर तो एक लाइन का है कि इसका आंसर हो जाएगा फास्फीन। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, लेकिन इस पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन में हमको क्या बोला गया है? वर्ग 15, ये पहले सेट कर दिया। तो वर्ग 15 के तत्व कौन कौन से होते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, और साथ में होता है बिस्मथ। ये जो 5 तत्व होते हैं, ये पांचों तत्व होते हैं वर्ग 15 के। ठीक है, तो पहले ये भी एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन जाएगा
कि निम्न में कौन वर्ग 15 का तत्व नहीं है। तो अगर इसमें से कोई 3 ऑप्शन इसमें से दे देगा और एक नहीं देगा तो ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा, या ऑब्जेक्टिव ऐसे भी बन सकता है, ये दोनों अधातु होता है, ये दोनों उपधातु होता है और ये क्या होता है, धातु होता है। तो कौन धातु है कौन उपधातु है ये भी पूछ सकता है। अब हमको यहाँ पर वर्ग 15 के तत्व बात समझ में आ गया। अब बोला गया हाइड्राइड, तो इसके हाइड्राइड जो होते हैं क्या होंगे, हाइड्राइड का मतलब हाइड्रोजन के साथ क्रिया, तो अब नाइट्रोजन करेगा तो बनेगा NH3 और सेम सब उसी ग्रुप का है, नाइट्रोजन यानी वर्ग 15 निकोजन समूह इसको कहा जाता है। PH3 ये बनेगा ASH3 SbH3 और ये बनेगा BiH3 बनेगा। तो ये हाइड्राइड कौन बनेगा, NH3 PH3 ASH3 SbH3 और BiH3। समझ में आया। तो अब इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, आपका जो क्वेश्चन है कि क्वथनांक किसका कम है, तो आवर्त सारणी में जो तत्व नीचे है उसका क्वथनांक अधिक होता है और जो ऊपर होता है उसका जनरली क्वथनांक कम होता है। तो नीचे में है BiH3, इसका क्वथनांक क्या होगा, सबसे अधिक होगा। एक ये भी पूछ सकता है, जैसे कि यहाँ पर पूछा क्या है न्यूनतम, अधिकतम भी पूछ सकता है भाई। तो अगर अधिकतम पूछेगा तो लिखेंगे BiH3। अब हमको सवाल में जो पूछा गया है न्यूनतम, तो न्यूनतम तो होना चाहिए कायदे से NH3, लेकिन NH3 में नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन का पास होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नाइट्रोजन के बगल में यदि हाइड्रोजन आ गया तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, जिसके कारण से इसका क्वथनांक बढ़ जाता है। तब बचेगा हमारे पास में फास्फिन, फास्फिन का फॉर्मूला हो जाएगा PH3। तो PH3 का क्वथनांक सबसे कम होता है और सबसे अधिक क्वथनांक होता है BiH3 का। क्वेश्चन 3 अभी तक 2 डिस्कस कर लिए जो इस तरह से है कि क्वथनांक किसका कम होगा तो PH3, अधिक किसका होगा BiH3। 2 क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन कि P ब्लॉक के कौन कौन से तत्व होते हैं, इसमें कौन अधातु है कौन उपधातु है कौन धातु है, ये भी हो गया। अब इस पे एक क्वेश्चन और पूछता है, क्या पूछता है कि कायदे से तो PHNH3 का क्वथनांक कम होना चाहिए और PH3 का क्वथनांक क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इस तरह से हो नहीं रहा है और क्वेश्चन इसीलिए यहीं पर पूछेगा। जो आपको जनरल नियम का फॉलो नहीं करेगा क्वेश्चन वहीं से ज्यादा आता है। तो केमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछता है कि NH3 का क्वथनांक अधिक होता है PH3 का क्वथनांक कम होता है, ऐसा क्यों? क्योंकि NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है जबकि PH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती है। तो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाएगा तो उसके अणु जुड़ जाएंगे, वह जल्दी द्रव अवस्था में या गैस अवस्था में नहीं जाएगा। जैसे ये NH3 जो है ये गैस अवस्था में जल्दी नहीं जाता है, इसीलिए इसका क्वथनांक क्या हो जाता है, अधिक होता है। यही कारण होता है NH3 जो होता है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाएगा वह जल के साथ भी जुड़ जाएगा, तो यह जल में विलय होता है, यह जल में उतना विलय नहीं होता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण यानी हाइड्रोजन आबंध के कारण NH3 जल में NH3 का क्वथनांक अधिक होता है, PH3 का क्वथनांक कम होता है। अगर जल में विलयता पूछेगा तो ये जल में घुल जाएगा या जल में नहीं घुलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये जो क्वेश्चन है D&F ब्लॉक का क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया है, Mn2+ में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो अगर Mn2+, अब आपको सवाल इस पे Mn2+ ही नहीं पूछ सकता है, Cu2+ पूछ सकता है, Cu+ पूछ सकता है, Fe3 पूछ सकता है, Fe2+, मतलब कोई भी D&F ब्लॉक का तत्व अगर रहेगा तो उसका कैसे हम क्या करेंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे। चाहे ये पूछ सकता है कि इसमें अनुचुंबकीय कौन है, प्रतिचुंबकीय कौन है, तो ये सब यदि पूछेगा तो कैसे सवाल बनाएंगे, एक ही सवाल पर हम लोग समझ लेंगे। आपको रिवीजन के तौर पर ही वीडियो है। देखिए Mn2+ है, तो Mn2+ से पहले ये मैग्नीज रहा होगा और उसी मैग्नीज में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं। तो Mn में पहले हम क्या करेंगे, जिसका भी सवाल पूछेगा तो पहले उसका उदासीन नेचर देखेंगे। जैसे कि मैग्नीज पूछा तो मैग्नीज में, Mn2+ पूछा था तो Fe3+ पूछेगा तो Fe का पहले निकालेंगे। मैग्नीज का कितना होता है 25, इसका जो होता है परमाणु संख्या या इलेक्ट्रॉन की जो संख्या या प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। तो इस 25 पे क्या करेंगे, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 तरीका से कर सकते हैं, या अगर आपको बहुत टाइम है आराम से लिखना चाहते हैं तो 1s2 2s2 ऐसे कर सकते हैं, या फिर इसके नजदीक निष्क्रिय तत्व तो होता है आर्गन, तो हम ऐसे डब्बा बना के आर्गन लिख दिए
और आर्गन लिख दिए, मतलब कि 18 इलेक्ट्रॉन हम लिख दिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आर्गन लिखे, उसके बाद आगे फिलिंग जो होगी 4s2 में 18 और 2 कितना हो गया 20, और इसके बाद जो बचा हुआ है अब 3d कितना हो जाएगा 5। तो मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा आर्गन 4s2 3d5। ये मैग्नीज का कर दिए, लेकिन हमारे पास सवाल में मैग्नीज नहीं पूछा है, पूछा है Mn2+, और Mn2+ होगा तो यहाँ पर अंतर क्या है Mn2+ में और मैग्नीज में, कि Mn2+ में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 कम है, और 2 कम है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 23। यहाँ पर 25 है, 2 + 2 इलेक्ट्रॉन कम 23 हुआ। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन कम होगा तो जो सबसे बाहर का होगा वही जल्दी निकलेगा। तो सबसे बाहतम कक्षा, ये तो आर्गन निष्क्रिय है तो ये तो उसी तरह से रहेगा, ये आर्गन रहेगा ही रहेगा। अब बाहर है, ये कक्षा 4 है और एक कक्षा 3 है, तो बाहतम कक्षा तो ये हुआ। अगर यह यदि बाहतम कक्षा हुआ, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पहले इसका निकलेगा, 4 वाला बाहर हुआ, 3 वाला अंदर हुआ। ठीक है, ये नहीं कहेंगे कि नहीं सर ये तो अंतिम में आ रहा है तो बाहर होगा, नहीं, ये कक्षा की जानकारी है और ये कक्षा है, आगे वाला जो होता है ये जानकारी देगा। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसका मतलब कि ये जो 4s2 है ये गायब हो जाएगा, खत्म कहानी। तो बचेगा क्या 3d5। ठीक है, और आप जब इसको परीक्षा में बनाएंगे तो ऐसे लिखेंगे Mn2+, पहले इसका सॉरी Mn का 25 पे करके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, उसके बाद Mn2+ पर करके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, और ये काट कूट नहीं करेंगे परीक्षा में, नहीं तो वो भी काट कूट कर देगा आपके साथ, फिर मोए मोए करते रहना। तो ये जो है 23 था, तो आर्गन 18 और +3d5 हो गया। अब हमको ये तो क्योंकि निष्क्रिय है तो इसको बनाने का कोई जरूरत नहीं है, हम 3d को बनाएंगे। तो डी कक्षक जो होता है यह 5 हिस्सों में बंटता है, तो हम इस प्रकार से ये क्या करेंगे 5 हिस्सा बनाएंगे। अब हमको कितना इलेक्ट्रॉन भरना है, कितना इलेक्ट्रॉन है 5 है, 5 को भरेंगे तो पहले 1 2 3 4 5, ये कितना इलेक्ट्रॉन भर दिए हम 5। अगर 6 का आता तो यहाँ फिर 5 के बाद 6 भरते, 7 भरते, 8 9 10 ऐसे भरा जाता। अभी हमारे पास पूछा है कि अयुग्मित, अयुग्मित को अंग्रेजी में कहा जाता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन है जिसका जोड़ा नहीं बना है, तो इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन का जोड़ा नहीं है, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी लिखेंगे 5। ये हो गया हमारे पास में आंसर। इसी तरह से सवाल में Mn2+ को पूछ देता कि ये अनुचुंबकीय है कि प्रतिचुंबकीय, तो अनुचुंबकीय कब कहते हैं, जब उसके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेगा तो अनुचुंबकीय, और सभी इलेक्ट्रॉन जोड़ा में हो गया तो प्रतिचुंबकीय। तो इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसको कहेंगे कि यह क्या है अनुचुंबकीय है। ठीक है, और इसी तरह अगर सवाल में कोई दूसरा सवाल रहता, जैसे कि अगर 26 होता तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ऐसे जोड़ा लग जाता। अगर उसके पास में अगर बाहतम कक्षा में 3d6 होता, ठीक है, 3d7 8 9 10 ऐसे जोड़ा भी बन सकता है, और जब जोड़ा बन जाएगा तो उसको कहेंगे प्रति चुंबकीय। समझ में आया। इस पे चुंबकीय आघूर्ण भी पूछ सकता है। चुंबकीय आघूर्ण निकालने का फॉर्मूला म्यू बराबर √n इंटू n + 2। इससे हम क्या करेंगे चुंबकीय आघूर्ण को भी निकाल सकते हैं। n का मान 5 रखेंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इस सवाल पे। ये सवाल जो होता है क्या है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है, उप संयोजन यौगिक का सवाल है। कैसे देखिए, वर्ग समतलीय ज्यामिति में किस प्रकार का प्रसंकरण होता है या संकरण होता है। तो इसमें जो है आपको एक ज्यामितीय शेप बोला गया है वर्ग समतल। इस पे किस किस तरह से सवाल आते हैं और उसका एक लिस्ट है। इस पे सवाल या तो ज्यामितीय आकृति से आएगा, तो ज्यामितीय आकृति जो होती है, जो पढ़ना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, वो जनरली जो होता है यहां से लेकर ये वाली आकृति पढ़नी होती है, यानी चतुष्फलकीय, वर्ग समतल, अष्टफलकीय और अष्टफलकीय। लेकिन कई बार ऐसा सवाल होता है कि उसमें आपको अगर त्रिकोणीय समतल दे दे तो क्या करिएगा, झगड़ा थोड़ी ना करेंगे, बनाना ही पड़ेगा, या रैखिक दे दे तब पर भी बनाना पड़ेगा। इसी तरह से त्रिकोण द्विपिरामिड दे दे तब पर भी बनाना ही पड़ेगा भाई, उसके लिए जांच कहाँ सकते हैं। तो इस पे सवाल या तो ज्यामितीय आकार से, जैसे ये जो सवाल पूछा है ज्यामितीय आकार से पूछा है, इसी प्रकार से प्रसंकरण से संबंधित पूछ सकता है या कोऑर्डिनेशन नंबर से संबंधित पूछ सकता है। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है तो एक यस में भरा जाएगा और एक पी में, प्रसंकरण हो जाएगा यस पी और आकृति बनेगी रैखिक। ठीक है, अगर 3 है तो एक यस बचा हुआ दोनों किस में जाएगा, पी में,
तो sp2 और आकृति बनेगी त्रिकोण। अगर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, उप संयोजन संख्या 4 हो, तो यहाँ पर sp3 भी हो सकता है और dsp2 भी हो सकता है। तो अगर sp3 प्रसंकरण पूछे तो चतुष्फलकीय, और अगर वह क्या कर रहा है कि जैसे कि इस सवाल में वर्ग समतल, तो यहाँ पर प्रसंकरण का आंसर हो जाएगा क्या, dsp2। समझ में आया? अगर कोऑर्डिनेशन नंबर जैसे कि इस लिस्ट में 5 छूट गया है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होगा तो वहां पर sp3d होता है, और sp3d प्रसंकरण होगा और आकृति त्रिकोण द्विपिरामिड बनेगी। आपको अगर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो 6, तो 2 हाइब्रिडाइजेशन हो 3d2, और दोनों के लिए आकृति जो बनती है वह बनती है अष्टफलकीय। ठीक है, और ये भी उल्टा भी पूछ देता है, अष्टफलकीय के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6, चतुष्फलकीय के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4, त्रिकोण के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 3, इसमें भी पूछ सकता है। ज्यामितीय आकृति को प्रसंकरण भी पूछ सकता है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी पूछ सकता है। तो अगर ऐसे सवाल कोई भी आए, जैसे कि एक सवाल हम कर दिए, इस पे और भी कोई सवाल रहेगा तो इस तरह से सवाल बनेगा। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है IUPAC नाम है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सवाल है। तो इस सवाल को कैसे बनाया जाएगा, देखिए इस सवाल में हमारे पास में जब भी किसी कंपाउंड का यदि नाम लिखना हो तो पहले कार्बन को तो इजी है, और कोई क्या सब ग्रुप, इसमें कौन कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये सब तो कार्बन है, हाइड्रोजन को तो गिनना ही नहीं, हाइड्रोजन से कोई मतलब ही नहीं। यहाँ पर एक ग्रुप अल्कोहल है, ये ग्रुप कौन सा है, अल्कोहल। इसके अलावा CHO, ये ग्रुप CHO है, CHO को कहा जाता है एल्डिहाइड। तो आपके इस सवाल में 2 क्रियाशील समूह है, जब एक होता तो न्यूनतम की गिनती वहीं से चालू कर की जाती, न्यूनतम पोजीशन देखते हुए किनारे से गिनती करते। लेकिन जब 2 क्रियाशील होगा तो सवाल में आपको यह देखना होगा कि किसका पावर अधिक है और किसका पावर कम है। तो ये कार्बोनिल समूह है, ये अल्कोहल है। कार्बोनिल समूह का पावर अधिक होता है, इसीलिए गिनती में इज्जत इसको देंगे, ये प्रतिस्थायी हो जाएगा। ठीक है, तो गिनती कैसे चालू की जाएगी, इसको हटाते हैं और सवाल पे आते हैं। देखिए काउंटिंग जब की जाएगी तो इस कार्बन को 1 बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे, इसको कार्बन को 3, गिनती तो कार्बन की ही करनी है, इसको 4 बोलेंगे, 5 इसको भी बोल सकते हैं, 5 इसको। ठीक है, तो ये हमारे पास यहां से लेकर ये वर्ड रूट हो गया। तो बाहर से जुड़ा हुआ है अल्कोहल और जुड़ा हुआ है मिथाइल। तो अल्कोहल के लिए होता है हाइड्रोक्सी, कब, जब वो प्रतिस्थायी के रूप में रहेगा तब। तो यहां पर अब हमारे पास में यच और ये है मिथाइल, मिथाइल में पहला अक्षर जो होता है यम होता है और इसमें जो होता है यच। अब आपको सोचना है कि यच पहले आएगा कि यम। अगर यच पहले आएगा तो नाम पहले इसी का लिखा जाएगा, जो पहले आएगा उसका पहले नाम लिखेंगे। नाम लिखा जाएगा 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल। इसके बाद क्योंकि 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए जो प्रयोग किया जाएगा वो करेंगे पेंट। ठीक है, और इसके बाद अब हमारे पास में ये कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ANE। और उसके बाद अब इसमें क्योंकि यह क्रियाशील समूह भी है तो क्रियाशील समूह एल्डिहाइड के लिए नाम में प्रयोग होगा AL, अल। ठीक है, तो इसका नाम बनेगा 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंट एन अल। ठीक है, इस तरह के जो नाम होते हैं वो 5 बेस पे चलते हैं, पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स, उसके बाद वर्ड रूट, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स और उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स। ये 5 कोई भी IUPAC ऑर्गेनिक, पूरा आप ऑर्गेनिक पढ़ जाइए, आपको कोई भी नामकरण अगर करना होगा तो इसी 5 चीज को कब मिलाकर कोई भी नाम बनेगा। सबसे पहले लिखा जाता है प्रतिस्थायी समूह को, उसके बाद लिखा जाता है कि आपके मुख्य श्रृंखला बंद है या खुली, इसके बाद लिखा जाता है कि मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन है, और उसके बाद लिखा जाता है कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, और सबसे अंत में लिखा जाता है क्रियाशील समूह। जैसे कि इस सवाल में ये प्रतिस्थायी था और ये भी प्रतिस्थायी था, इन दोनों को सबसे पहले लिखें। इसके बाद हमारी श्रृंखला खुली थी तो किसी शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, और यहीं बंद होता तो यहाँ पर बीच में हमको डालना पड़ता साइक्लो। और इसके बाद आगे चलेंगे तो
वर्ड रूट कार्बन की संख्या इसमें 5 थी, तो इसीलिए हम लिखे क्या है, पेंट। उसके बाद बताता है कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल। सिंगल रहेगा तो ANE, डबल रहेगा ENE, ट्रिपल रहेगा YNE। ये क्योंकि सिंगल था इसीलिए ANE। और सबसे लास्ट में क्रियाशील समूह कौन है, अल, तो इसीलिए एल्डिहाइड के लिए अल शब्द का प्रयोग करते हैं, इसीलिए लिखे अल। कार्बोजेलिक एसिड होता है तो ओइक एसिड लिखते, ठीक है। ईस्टर होता है तो OH लिखा जाता है। जो भी आपको समूह रहेगा उसके हिसाब से लिखा जाता है। कीटोन होगा O या नहीं लिखेंगे। अगर यही अल्कोहल ही लास्ट में क्रियाशील होता और ये एल्डिहाइड नहीं होता तो अल्कोहल के लिए क्या लिखाते, ऑल लिखते। समझ में आया? इस तरह से IUPAC नाम किया जाता है। बाकी आपको अगर किसी भी टॉपिक में या कुछ भी समझ में नहीं आता है, आपको लग रहा होगा कि नहीं सर ये चीज हमको अभी भी समझ में नहीं आता पूरा केमिस्ट्री में कहीं पर भी, तो आप कमेंट कर दीजिए, हम उस पर एक अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे, ठीक है। आपका परीक्षा बढ़िया जाना चाहिए बस। देखिए अब इस पे सवाल जो है, नेक्स्ट सवाल जो है आपको ये पूछा गया है जैव अणु से, बायोमोलिक्यूल। इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि विटामिन डी की कमी से होने वाली एक बीमारी का नाम लिखें। विटामिन डी से पूछा गया है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि सवाल में विटामिन डी पूछे। सवाल में आपको विटामिन ए पूछ सकता है, बी पूछ सकता है, बी में भी कॉम्प्लेक्स है तो 1 2 3 कोई भी पूछ सकता है, या फिर सी पूछ सकता है। जब कोई भी सवाल पूछ सकता है तो डी का तो आंसर हो जाएगा, डी के टस हो गया। इसके अलावा ये लिस्ट है कि विटामिन ए से रतौंधी होता है, B1 से बेरी होता है, इसी तरह से विटामिन के से रक्त का थक्का न बनना होता है। और जो याद रखेंगे, विटामिन B1 है तो बेरी, विटामिन 2 है तो त्वचा आपका फटने लगे, ठंडा का दिन है वैसे भी। इसी तरह से B3 जो है बाल को सफेद कर देता है। इसी तरह से B5 की अगर कमी होगा तो प्लेग्रा होगा, B6 रहेगा तो एनीमिया होगा, चर्म रोग ये सब संबंधित होता है। B7 होगा तो लकवा हो सकता है, या फिर बाल जो होता है झड़ने लगता है। अब हमारे पे मत चल जाना कि सर आपका भी तब यही है, ठीक है। और B12 से जो होगा एनीमिया होता है। इसके अलावा विटामिन सी से अस्कर्बी होता है। विटामिन सी बहुत फेमस है। ज्यादातर सवाल जो होता है विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन डी और सी, ये क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, ठीक है। इसके अलावा इस पे एक चीज और देख लीजिएगा, हमको यहाँ पर लिस्ट में छूट गया है, वो भी याद रखेंगे आप लोग कि कौन कौन से विटामिन का रासायनिक नाम क्या क्या होता है। विटामिन ए का क्या है, जैसे विटामिन ए का रेटिनॉल होता है। विटामिन का जो होगा केमिकल नेम याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है रासायनिक बलगतिकी से पूछा गया है, और इस पे क्वेश्चन किस किस तरह से बनेंगे वो सब भी देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि अभिक्रिया की कोटि क्या है, प्रथम कोटि अभिक्रिया का मात्रक क्या है। एक ही में 2 क्वेश्चन है, तो पहले हम लोग समझेंगे कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। और इसके अलावा जो क्वेश्चन बनेगा, अभिक्रिया का वेग नियम पूछ सकता है, या फिर पूछेगा आपको कि उत्प्रेरक क्या है, ठीक है। चाहे प्रथम कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं, द्वितीय कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं, चाहे शून्य कोटि किसे कहते हैं, ऐसा भी सवाल आ सकता है। तो अभिक्रिया की कोटि किसे कहेंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया के जब वेग नियम समीकरण में सांद्रता के घातांक के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। डेफिनेशन जो हो एक्यूरेट होना चाहिए। आप अमाट बाट उसमें लिखेंगे तो नंबर काट भी देगा, तो आपको टू द पॉइंट डेफिनेशन लिखना है। तो अभिक्रिया की कोटि किसे कहेंगे कि वेग नियम समीकरण में सांद्रता के घातांक के योग को क्या कहा जाता है, अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अब अगर शून्य कोटि, तो यदि योग शून्य हो तो शून्य कोटि अभिक्रिया कहेंगे। यदि सांद्रता का के घातांक का योग यदि 1 हो तो प्रथम कोटि अभिक्रिया कहेंगे। ऐसे सवाल पूछेगा। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो रेट ऑफ, और जब भी लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन तो ध्यान रखेंगे एक रेट ऑफ रिएक्शन होगा तो वह किसी न किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए होगा। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले एक अभिक्रिया लिखेंगे कि ए है और बी है, और ए और बी मिलके प्रतिफल का क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है। प्रतिफल आप लिख सकते हैं या फिर सी और डी का निर्माण कर सकते हैं। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, वेग नियम समीकरण जो होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया का वेग बराबर लिखा जाएगा के इंटू अभिकारक की सांद्रता। अभिकारक की सांद्रता को ए कर दिए, और एक अभिकारक हमारे पास बी है तो ये बी की सांद्रता। बड़ा वाला कोष्टक का मतलब होता है सांद्रता। तो अभिकारक ए है, बी है, तो अभिकारक ए की सांद्रता, बी की सांद्रता, और इस पे घातांक, एक पे घातांक हम मान लिए x और एक पे घातांक y। तो ये हो गया वेग नियम समीकरण। और इसके वेग को, सॉरी योग को, इसके योग करेंगे तो कोटि बराबर क्या हो जाएगा,
अभिक्रिया की कोटि बराबर हो जाएगा घातांक का योग यानी x प्लस वाई। इसको कहा जाता है अभिक्रिया की कोटि। तो आपको ये क्वेश्चन बनेगा, अगर 2 नंबर का लिख रहे हैं तो थोड़ा अच्छे से लिखेंगे, लगना चाहिए कि नहीं हम हैं उस लेवल पे। अभिक्रिया की कोटि, पहले डेफिनेशन लिखेंगे और फिर इस तरह से लिखेंगे। राइटिंग आप अपना एडजस्ट कर लीजिएगा, ये बोर्ड पे थोड़ा राइटिंग उतना अच्छा नहीं बैठता है, वैसे भी मेरा खराब है। अब आगे चलते हैं। इसमें है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का मात्रक क्या है। तो आपको मात्रक, जैसे सवाल में हम प्रथम कोटि पूछे, शून्य कोटि भी पूछ सकता है, प्रथम कोटि या द्वितीय कोटि पूछेगा। तो कैसे बनेगा सवाल? अगर शून्य कोटि पूछा तो शून्य कोटि का मात्रक क्या होगा? शून्य कोटि का होगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। जो वेग का मात्रक होगा वही जो होता है शून्य कोटि के लिए अभिक्रिया की कोटि का भी मात्रक होता है। सवाल में हमको प्रथम कोटि पूछा तो प्रथम कोटि के लिए जो होगा सेकेंड इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। और यदि द्वितीय कोटि पूछेगा तो मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, ये जो होता है द्वितीय कोटि का मात्रक है। और यहीं पर 2 कर देंगे तो तृतीय कोटि, 4 कर देंगे 3 कर देंगे चतुर्थ कोटि, ऐसे ही होता है। ज्यादातर सवाल में आपको 0, 1 और 2 मैक्सिमम जाएगा, तो ठीक है। तो हम सवाल में प्रथम कोटि पूछे थे तो आपको ये लिखना है, तो प्रथम कोटि अभिक्रिया का मात्रक सेकेंड इनवर्स होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर लिखें। ये क्वेश्चन जो है पृष्ठ रसायन का है और वीडियो को हम पहले ही बता रहे हैं कि आपको आराम से एक बार देखिए, 2 बार, लेकिन पूरा अच्छे से देखना है। आप जितना बार देखेंगे आपको कुछ ना कुछ नया जानकारी मिलेगा। चलिए अब इस क्वेश्चन में आपको अंतर पूछा गया है, तो ये लिस्ट है आपको। जैसे कि भौतिक अधिशोषण में जो होता है वो दुर्बल वांडरवाल बल कार्य करता है, और यही रासायनिक अधिशोषण होगा तो यहाँ पर प्रबल रासायनिक बल आबंध जो होता है उसके बीच में बनता है। इसमें जो होता है यह विशिष्ट नहीं होता है, कहीं पर भी जनरल अदम है, यह स्पेशल कोई भी इसके लिए रिएक्शन होता नहीं। ये जबकि क्या होता है, विशिष्ट होता है, यह एक कंडीशन पर ही रासायनिक अभिक्रिया करेगा। यह हर एक जगह पर नहीं होगा, लेकिन जब बनेगा तो यह जो होता है अस्थायी रूप से क्या करता है, जुड़ता है। जैसे लोहा में जंग लगना, तो वह कब लगेगा लोहा में जंग? जब आपको जल भी होगा और हवा भी होगा, लेकिन जब जंग लगेगा तो जुड़ जाएगा। तो ये अस्थायी होगा और कंडीशन पर होगा। लेकिन लोहा पर धूल कण का जमना, तो वह सतह पर इकट्ठा धूल कण ऐसे भी नॉर्मली जम जाएगा, तो उसके लिए कोई विशेष नहीं होता है और ज्यादा जुड़ता भी अच्छा से नहीं है। ये उत्क्रमणीय होता है, ये अनुत्क्रमणीय होता है। ये अंतर है, इसमें ऊर्जा का मान कम होता है, इसमें ऊर्जा का मान अधिक होता है, ठीक है। और धूल कण जमेगा तो जैसे जैसे समय बनते जाएगा तो वह ज्यादा जुड़ते जाएगा, परत के ऊपर परत बनते जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, एक परत होती है। पूछता भी है कि रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती हैं, तो कितना होगा, एक, और भौतिक में बहुत सारी, ठीक है। ऐसे ही करके ये अंतर है, याद रखेंगे। अंतर आता है 2 नंबर का, या तो भौतिक अधिशोषण रासायनिक अधिशोषण दे दे, या तो दे देता है अधिशोषण और अवशोषण में अंतर बताए, ठीक है। तो उसको भी देख लीजिएगा। अब आते हैं ये क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, और दोनों ही क्वेश्चन हलो अल्केन से हैं। कैसे आए हैं देखिए, ये हमारे पास में एक कंपाउंड है, ठीक है, और कंपाउंड में CH3 CH2 CH CH2। ये रिएक्शन के सवाल में ज्यादातर लोग डर जाते हैं, और है कुछ नहीं, हलवा पूरी एकदम। तो कैसे बनाया जाएगा, पहले आप सवाल को नोट करते हैं। यहाँ पर CH2C करेंगे, पेरोक्साइड नहीं है अभी, ठीक है। तो इसका रिएक्शन कैसे किया जाएगा, आपको इस सवाल में देखिए, यहाँ पर C जब दिया गया है तो इसमें कार्बन कार्बन ही है, बाकी कोई दूसरा समूह तो है नहीं। तो ये एक प्रकार का क्या हो गया, अल्कीन है, ठीक है। और अल्कीन में सिग्मा बॉन्ड भी है और पाई बॉन्ड भी है। तो कमजोर बॉन्ड पाई होता है तो टूटेगा भी पहले कौन, पाई। ये भी एक क्वेश्चन है कि पहले कौन सा बॉन्ड टूटता है, चाहे कमजोर बॉन्ड कौन होता है, सिग्मा की पाई की दोनों, तो हो जाएगा कौन सा, पाई। पाई बॉन्ड कमजोर होता है, वो पहले टूटता है। तो यहाँ पर क्योंकि ये पहले टूटेगा, रिएक्शन होगा तो बॉन्ड टूटेगा तभी तो नया बनेगा। तो अब ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर अगर एक बॉन्ड टूटा तो बनेगा क्या, CH3 CH2 CH, और यहाँ पर है अब CH2। 2 बॉन्ड था, पाई बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा है और पाई है, डबल बॉन्ड था, लेकिन एक बॉन्ड टूट गया तो बचा कितना, एक। समझ में आया। अब इसी प्रकार से जो HBr है,
HBr में H पे प्लस होता है, Br पे माइनस। अब आपको ये जब बॉन्ड टूटेगा तो इसमें भी एक जगह प्लस बनेगा और एक जगह माइनस, और जब एक जगह प्लस और एक जगह माइनस बनेगा तो यहाँ पर हमको ढूंढना पड़ेगा, और एक नियम होता है जिसको कहते हैं मार्कोनी का नियम। मार्कोनी का नियम क्या कहता है? मार्कोनी का नियम ये कहेगा कि जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक है वहां पर जो होता है प्लस वाला पार्ट जुड़ता है, और जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है वहां पर माइनस वाला जुड़ेगा। तो HBr में H के पास प्लस है, तो यहाँ हाइड्रोजन की संख्या अधिक है तो यहाँ पर प्लस जुड़ा, और जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है वहां पर क्या जुड़ेगा? माइनस। तो यह इस प्रकार से बन गया। कब? जब पारा ऑक्साइड नहीं था तो ये बना CH3 CH2, C के साथ Br जुड़ा हुआ है, उसके बगल में CH2 के साथ H, तो ये CH3 बन गया। तो ये एक क्या हो गया? रिएक्शन होके तैयार है। ठीक है। कब? जब पारा ऑक्साइड नहीं था तब। लेकिन जब पारा ऑक्साइड होता है तो यह मार्कोनिक के नियम का पालन न करके एंटी मार्कोनिक करता है, और एंटी मार्कोनिक कुछ नहीं, बस मार्कोनिक वाले को उल्टा कर दिए। तो यानी यहां पर जुड़ जाएगा हाइड्रोजन और यहां पर जुड़ जाएगा कौन? Br। इसको हम साफ कर देते हैं और उसके बाद बताते हैं। तो जब पारा ऑक्साइड होगा तो एंटी मार्कोनिक होगा। बाकी तो विस्तार से आपको क्लास में समझाया गया है कि क्यों होता है, क्रिया विधि क्या है, वो सब समझाया गया है। तो यहाँ पर हमको अब एंटी चलेगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएगा, जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है वहां पर प्लस को जोड़ देंगे, और जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक है वहां पर माइनस को जोड़ देंगे, इसको एंटी मार्कोनिक। ये बन गया हमारे पास में इस रिएक्शन का सवाल में। अगर पारा ऑक्साइड रहेगा तो एंटी मार्कोनिक, ये आंसर है, और अगर नहीं रहेगा तो Br यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ पर। इसका सवाल हो गया, ये खत्म। अब नीचे वाला रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन में बस आपको बॉन्ड तोड़ने आ गया तो आप रिएक्शन को बना सकते हैं। दूसरा सवाल जो है CH3 CH2 Br, देखिए CH3 CH2 और इससे जुड़ा हुआ है कौन? Br। इसके अलावा हमारे पास में है AgCN, तो यहां पर हमारे पास में Ag प्लस और Cn माइनस, प्लस माइनस तोड़ दिए। Br के पास माइनस और इधर वाले के पास में प्लस। अब नाइट्रोजन के पास होता है लोन पेयर, तो यह लोन पेयर इस प्लस के साथ जुड़ेगा, माइनस प्लस के साथ जुड़ेगा, और प्लस माइनस के साथ जुड़ेगा। यही होता है सवाल। तो इसका रिएक्शन जब कराया जाएगा तो क्या बनेगा आप खुद ही समझिए। ये CH3 CH2 उसी तरह से रहेगा, तो इसका फाइनल प्रोडक्ट जब बनाया जाएगा तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, ये माइनस अलग हो जाएगा और प्लस वाला पार्ट अलग होगा। सेम ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है। जैसे कि लड़का है लड़की है, लड़का है लड़की है, तो शादी लड़का और लड़की के बीच होगा, तो प्लस को जब जोड़ना होगा तो किसके साथ जोड़ेंगे? माइनस के साथ। नयका जमाना मत चालू कर देना कि नहीं लड़का लड़के से शादी कर रहा है और लड़की लड़की से शादी कर रही है, ऐसा नहीं। तो प्लस को माइनस के साथ जुड़ेंगे और माइनस को प्लस के साथ। तो ये Ag जो जुड़ेगा Br के साथ जुड़ेगा तो एक कंपाउंड आपका बन जाएगा AgBr। इधर हम नहीं लिखते हैं, इस साइड लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं इसके। एक चीज बन जाएगा हमारे पास में AgBr, प्लस और माइनस से बन गया। अब इसके अलावा ये माइनस वाला पार्ट में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर था, तो नाइट्रोजन ऐसे इलेक्ट्रॉन दिया था, तो इसको कुछ नहीं हुआ, इसको थोड़ी ना मिला है, तो ये उसी प्रकार से रहेगा CH3। यहां पर बॉन्ड है, उसके बाद है CH2 है। अब नाइट्रोजन यदि इलेक्ट्रॉन देगा तो जुड़ेगा भी नाइट्रोजन ही, तो यहां पर जुड़ हो जाएगा NC। ठीक है, तो बनेगा CH3 CH2 NC। NC से देखो Cn का साइनाइड कहते हैं, और जब यही नाइट्रोजन से कार्बन जुड़ता है NC हो जाता है तो इसको आइसोसाइनाइड कहेंगे। तो यहाँ पर ये बना है 2 कार्बन की श्रृंखला इथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, और कहेंगे इथाइल आइसोसाइनाइड। अब इस पे एक और सवाल आता है, सवाल सेम टू सेम, लेकिन यहां पर AgCN के जगह पर सवाल में आपको KCN पूछ सकता है, लेकिन ये प्रबल होता है तो ये प्लस और ये माइनस पहले टूट जाएगा, और ये लोन पेयर से पहले कौन दे देगा इलेक्ट्रॉन? माइनस। इसीलिए यहां पर बनेगा CH3 CH2 और यहां पर ऐसे Cn बनेगा। तो जब KCN होता है तो साइनाइड का निर्माण होता है, और AgCN होता है तो आइसोसाइनाइड रखेंगे। ठीक है, बाकी सेम टू सेम, बाकी कहीं कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझ में आया? ये दोनों रिएक्शन हैलो अल्केन से था, एक प्रिपरेशन था एक रिएक्शन था।
अब आते हैं ये एक सवाल पे, ये एक अल्कोहल का रिएक्शन है, फिनोल का रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन को देखो सिंपल है, अल्कोहल पे माइनस होता है, इधर वाले पे क्या होता है प्लस। तो अब अगर ये प्लस है तो इसके माइनस वाले पार्ट से जुड़ेगा, अगर माइनस वाले पार्ट से जुड़ेगा तो CH3CH2 ये तो उसी तरह से रहेगा, और माइनस में फास्फोरस और Cl में, Cl के पास माइनस होगा तो किसके साथ जुड़ेगा, Cl के साथ, तो बनेगा CH3CH2Cl। हो गया खत्म कहानी। इस सवाल को चलते हैं। इस सवाल में आपको फिनोल पर दिया गया है, हम एक रिएक्शन आपको टॉल्यूइन पे पढ़ाए थे, तो वही सेम चीज होगा, जैसे टॉल्यूइन काम कर रहा था उसी तरह से फिनोल भी काम करेगा। ये OH फिनोल हो गया, ये सॉरी अब फिनोल हो गया। अब इसमें HNO3 के साथ क्रिया कराएंगे तो NO2 बनेगा, और ये NO2 बनेगा तो 3 NO2 बनता है, ट्राई नाइट्रो। और वहां पर हम आपको टेंट के बारे में पढ़ाए थे, टेंट यानी ट्राई नाइट्रो टॉल्यूइन। जब यहाँ CH3 हो जाएगा तो टेंट हो जाएगा, और यहाँ पर OH है तो फिनोल है, तो ट्राई नाइट्रो फिनोल। ठीक है, ये रिएक्शन हो गया HNO3 के साथ। समझ में आया? अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, DNA और RNA में 3 अंतर लिखें, और 3 के हम 4 5 6 जितना कहो बता देंगे। देखो यहाँ पर हमारे पास 4, इस लिस्ट में और भी कई हम बता सकते हैं। DNA में उपस्थित जो होता है, DNA का फुल फॉर्म होता है डाई ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, यानी इसमें जो न्यूक्लिक एसिड तो दोनों में कॉमन है, इसमें भी Na इसमें भी, लेकिन हमको अंतर बताना है। इसमें राइबोज होता है, इसमें डाईऑक्सी राइबोज होता है। तो इसमें जो शर्करा पार्ट होता है वह क्या होता है, डाईऑक्सी होता है, डाईऑक्सी राइबोज। लेकिन इसमें जो शर्करा पार्ट होता है वह कौन सा होता है, राइबोज होता है। समझ में आया? दूसरा कि इसमें जो होते हैं क्षारक, जो होते हैं कार्बनिक क्षारक, बाकी सब तो सेम होता है। DNA में जो होता है थाइमीन होता है, और इसमें जो होता है यूरेसिल होता है। 4 तो क्षारक होते हैं, जिसमें से एक थाइमीन अलग होता है और यूरेसिल, बाकी सेम होता है। समझ में आया? इसी तरह से जब DNA की संरचना बनती है तो DNA की जो संरचना बनेगी वह डबल कुंडलित होती है। इसमें 2 संरचनाएं होती हैं, लेकिन जब RNA बनता है तो उसमें एक संरचना से बनती है। तो DNA द्विकुंडलित होती है और RNA जो होता है एकल कुंडलित होती है। समझ में आया? और DNA जो होता है इसी तरह से ये भी है कि अत्यधिक विशाल होते हैं, इसका आणविक द्रव्यमान जो होता है बहुत अधिक होता है, इसका अपेक्षा में थोड़ा सा कम होता है। DNA का आकार बड़ा होगा तो द्रव्यमान भी बड़ा होगा, इसका आकार थोड़ा छोटा होता है, इसमें एक पाई है, इसका जो होता है द्रव्यमान उससे कम होता है। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि DNA जो होता है सेल के नाभिक में अधिकतम भाग जो होता है DNA का होता है, और RNA जो होता है अधिकतम पाया जाता है कोशिका द्रव्य में। तो आप चाहे सवाल में आपको 2 नंबर का सवाल है, 3 अंतर सफिशियंट है, लेकिन जो याद रहे वो लिख दीजिए। ठीक है, अब हम लोग एक सवाल देखते हैं, ये बहुलक चैप्टर से है कि होमोपोलीमर और कोपोलीमर में अंतर लिखें। जनरली बच्चे कई बार ऐसा कर देते हैं कि वह हिंदी मीडियम पढ़ रहा है तो एकदम उनको प्योर हिंदी चाहिए, सर शुद्ध बताइए एकदम, साइन मत बोलिए, उसको जया बोलिए, कौश को कुज्जा बोलिए। तो ऐसा नहीं है, आप पढ़ रहे हैं तो हिंदी के अलावा टर्म को अंग्रेजी में भी सीखिए। जैसे कि होमोपोलीमर को हिंदी में कहा जाता है समबहुलक, और कोपोलीमर को कहा जाता है सहबहुलक। लेकिन आप पढ़ के गए हैं घर से कि आप एकदम समबहुलक सहबहुलक एकदम पढ़े हैं, लेकिन नाम परीक्षा में दे दिया होमोपोलीमर, और इसका अंग्रेजी जो है होमोपोलीमर और कोपोलीमर है। इसीलिए अंग्रेजी का टर्म भी याद रखा करिए, काम करता है। अब इसमें अंतर पूछा गया है, तो अंतर क्या होता है, जो होमोपोलीमर होते हैं यानी समबहुलक जो होते हैं उसमें एक ही एकलक जो होता है बार बार रिपीट होता है, यानी सिंगल रिपीटिंग मोनोमर होगा, मोनोमर का मतलब एकलक। लेकिन जो कोपोलीमर होगा उसमें जो होते हैं 2 या 2 से अधिक एकलक होते हैं। ठीक है, 2 एंड मोर। इसमें जो होता है एक सिंगल सीधी श्रृंखला, एक सिंगल चेन बनेगा, क्योंकि एक ही है तो वही बनाएगा। इसमें जो होता है संयुक्त है, क्योंकि एक से अधिक रहेगा तो सब एक दूसरे से मिलेगा, तो इसीलिए यह संयुक्त श्रृंखला बनाएगा, यह साधारण श्रृंखला बनाएगा। संयुक्त और साधारण तो आप लोग को पढ़ाए थे जब प्रोटीन बताया गया था। फॉर्म्ड थ्रू एडिशन पॉलीमर, मतलब कि यह बहुलक 2 प्रकार से बनते हैं, एक संयोजन द्वारा और एक संघनन द्वारा। तो जो जितने जो होते हैं होमोपोलीमर होते हैं वह योगज बहुलक होते हैं, वह संयोजन के द्वारा बनते हैं, और जो कोपोलीमर होते हैं वह संघनन बहुलक होते हैं, वह संघनन की प्रक्रिया द्वारा बनते हैं।
एग्जाम्पल पूछा गया था कि एक एक उदाहरण दे, एक क्या 2-3 ले लो, जैसे पीवीसी हो गया, पॉलीथीन हो गया, पॉलीप्रोपेनलीन हो गया, ये सभी जो होते हैं, स्टाइरीन हो गया, ये सभी होमोपोलीमर है सबहुलक। और अगर कोपोलीमर की बात करें तो पॉलीविनाइल एसीटेट हो गया, इसी तरह से नाइलॉन 6 हो गया, ये सभी जो होते हैं कैसे होते हैं, कोपोलीमर होते हैं। ठीक है, अब आ गए थे प्रशांतक क्या है, एक उदाहरण दिए। प्रशांतक की बात कर रहा है और एक इसी में एक और सवाल है कि पीड़ाहारी क्या है और एक उदाहरण दीजिए। ये सवाल जो होता है कई बार जो होगा 5 नंबर में पूछ देगा, एक सवाल 2 नंबर 2 नंबर और एक दे देगा सी, ए बी और सी, 5 नंबर का सवाल हो जाएगा, 2 नंबर 2 नंबर और 1 नंबर। तो अगर प्रशांतक पूछेगा तो प्रशांतक किसे कहेंगे, तो वह नार्कोटिक औषधि जो केंद्रीय तंत्रिका को यानी दिमाग से संबंधित जो तंत्रिकाएं होती हैं उस पर दवा की तरह असर करे, किसकी तरह, अवसाधक प्रभाव उत्पन्न करे और हमारे दिमाग को शांत करने का काम करे। नींद नहीं आ रही है, तनाव हो रहा है तो उसको कम करने का कोशिश करें। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, प्रशांतक कहा जाता है। और इसको ध्यान रखेंगे, यह क्या होती है, कम मात्रा में ली जाती है तो यह मांसपेशियों को विश्राम देता है, और ज्यादा मात्रा में ले लेंगे तो यह क्या करेगा, दिमाग से कंट्रोले हटा देगा। इसीलिए जो होता है इसको लिमिट में लिया जाता है और डॉक्टर के सलाह से लिया जाता है। उदाहरण बोला था तो ये सभी क्या हो गए, इसके उदाहरण हो गए। समझ में आया। इसी तरह से पीड़ाहारी, पीड़ाहारी का इसको अंग्रेजी में जो होता है पीड़ा को एनाल्जेसिक कहा जाता है। तो एनाल्जेसिक ऐसी दवाएं होती है, पीड़ा को मतलब दर्द होता है और पीड़ा हरना है मतलब दुख को दूर करना है, तो वैसी दवाएं जो दर्द के आराम के लिए प्रयोग की जाती है तो उसको क्या कहा जाता है, पीड़ाहारी कहा जाता है। समझ में आया। और पीड़ाहारी का उदाहरण इसमें छूट गया है, उदाहरण की बात करेंगे जैसे मॉर्फिन हो गया। ठीक है, तो मॉर्फिन जो होता है, सॉरी हाँ, मॉर्फिन जो होता है वह दर्द में काम करता है। इसी तरह से पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल जो होता है दर्द में भी काम करता है और बुखार में भी। तो पैरासीटामोल एनाल्जेसिक दवा भी है और साथ में एंटीपायरेटिक दवा भी है। समझ में आया, ज्वरनाशी। तो आज के इस वीडियो में हमने 14 क्वेश्चन को कवर किया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और आप कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी जो है ऑब्जेक्टिव का भी सीरीज लेकर आ रहे हैं, तो उसमें आपको ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन कराएंगे और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी कराएंगे। आपको जहां पर भी दिक्कत हो, जो भी समझ में नहीं आएगा, आप जिस टॉपिक को आपको दिक्कत है कमेंट करके बताइए, हम उस पर आपको वीडियो बना के दे देंगे। तैयारी आपकी अच्छी होनी चाहिए बस। ठीक है।